हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। हम जो कर रहे थे दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, तो हमने उसमें सोलिड में किया था। तो लास्ट टॉपिक वी हैव डन विद द दैट इज द हुक्स लॉ। लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था भाई? हुक्स लॉ। उसमें क्या बताया था? उसमें आपके पास बताया था दैट एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कि आप जो भी एक्सटेंशन मतलब जो भी आप सपोज कर लो एक स्प्रिंग ले लिया, अगर उसके ऊपर कुछ लोड अगर मैं लटका रहा हूं तो वो क्या करेगा कि स्प्रिंग बढ़ता चला जाएगा। तो एक्सटेंशन जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। और दूसरे टर्म में आपके पास होता है दैट इज क्या भाई कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रेन के। अब यहां से कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट यूज किया दैट इज ई, कोई कांस्टेंट यूज कर रहा हूं ई इनटू में स्ट्रेन। दिस ई इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इस ई को किस नाम से देखूंगा भाई? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी से। इफ इसका मतलब अब अगर ई की वैल्यू निकालनी है देन ई इज इक्वल टू में स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अगर आपके पास अब क्या पूछ सकता है? एसआई यूनिट पूछ सकता है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की, और दूसरी टर्म में क्या पूछ सकता है? उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अगर एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट की बात करता हूं तो स्ट्रेस का होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द एक्चुअल। जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है सपोज कर लेते हैं लेंथ के लिए मान लूं, देन डेल एल अपॉन एल। इसका आपके पास डायमेंशन कोई होता नहीं है, बचा डायमेंशन किसका? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है आपके पास न्यूटन और एरिया होगा दैट इज पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में करना है देन न्यूटन तो हो जाएगा डाइन और मीटर हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपके पास होगा इसका डायमेंशन सॉरी एसआई फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूंगा तो इसका तो मेरे पास डायमेंशन खत्म हो गया। फोर्स, अब अगर आपने पढ़ा होगा दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर को दूसरी टर्म में कह सकता हूं दैट इज द पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या बताई गई? पास्कल। ठीक है, तो आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बता भी सकते हैं दैट इट इज द पास्कल, जो कि एक पास्कल लॉ में आपके पास यूज होता है। अब यही चीज अगर मैं प्रेशर का एसआई यूनिट फॉर्मूला निकालूं या डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है mLT माइनस में 2 डिवाइडेड बाय एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। अब एक लेंथ से तो एक लेंथ कट गया, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दैट इज m l minus 1 t minus 2 is the dimensioning formula for the elastic coefficient of elasticity। तो coefficient of elasticity का जो हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला कराया था स्ट्रेस का, सेम एज द किसका रह जाएगा? coefficient of elasticity। अब ये भाई ये है ना, मतलब इसको आप ये याद रखोगे जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ना तो शेडिंग स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, की जो मटेरियल है उसका नेचर किस टाइप का है तो उस पे डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास है हुक्स लॉ। अब इसी की जो हमने कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी किया है, अब इसके 3 टाइप बताए भाई। क्या टाइप बताए? 3 टाइप। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फर्स्ट टाइप आपके पास बताया क्या? दैट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड आपके पास बताया दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड थर्ड आपके पास बताया दैट इज द सीरिंग मॉडुलस, या फिर मैं जिसको कहूं टेंजेंशियली मॉडुलस, या फिर मैं कहूं कि सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे भाई क्या? कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट आपके पास करते हैं दैट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या उत्तर है?
ये यंग मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी बताया, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है भाई? अब मेरे को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, क्लियर है, क्योंकि E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बट स्ट्रेस कौन सा? जो नॉर्मल स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा? जो नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। और स्ट्रेन कौन सा? अब यंग मॉडुलस आता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां पे कर सकते हैं कि सपोज कर लेंगे कोई भी आपने लिया, कोई भी मटेरियल मान लिया, ठीक है, ये आपके पास इसकी एक्चुअल लेंथ आपने मान ली, दैट इज द L। जब आप इस पर लोड अप्लाइड करेंगे, आपने क्या किया, कोई भी लोड अप्लाइड किया या कोई फोर्स लगाया, तो क्या होगा, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास एक्चुअल लेंथ थी L। अब इंक्रीज इन द लेंथ हुआ, डेल L मान लिया, ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप से वो हो जाएगा। कब था? जब आपने जैसे ही लोड अप्लाइड किया, मतलब अभी आपके पास इसका पोजीशन ये है कि जैसे ही लोड अप्लाइड करोगे तो ये स्प्रिंग इस टाइप का बन जाएगा। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या बताया? अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने पढ़ा हुआ है, दैट इज द स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही पढ़ा हुआ है। तो अब मैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करूंगा तो क्या कर दूंगा, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल, या फिर मैं कहूंगा आपके पास क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लेंथ के हिसाब से आपके पास जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज नोन एज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आपके पास कोई मटेरियल विद मास m मान लिया, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n एंड हैविंग ए लेंथ l। मतलब इसका क्या मान लिया भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लिया, मास हैविंग ऑब्जेक्ट m एंड द लेंथ इज l, ये मैंने कंसीडर कर लिया। देन आपके पास अब नॉर्मल स्ट्रेस मैंने पढ़ा हुआ है। अब नॉर्मल स्ट्रेस की बात करता हूं, इसको ns लिख रहा हूं भाई। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द फोर्स जो अप्लाइड किया है, जितने एरिया पे अप्लाइड किया है, दैट इज नोन एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। थोड़ा सा इसको और सोल्व आउट करूं तो फोर्स तो आपके पास फोर्स ही रहेगा, ठीक है, बट एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो एरिया आपके पास, अगर मेरे पास ए है तो एरिया के मतलब मैं मतलब जो एरिया मान रहा हूं ए है, अगर इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा और मैग्नीफाइड करना है तो क्या कर सकता हूं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फोर्स को क्या लिख देता हूँ, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ग्रेविटी के बराबर। देन मैं लिख सकता हूँ दैट F इज इक्वल टू में mg अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। तो आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेस आया वो आपके पास क्या होगा, mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को निकालना है तो स्ट्रेन क्या पढ़ा है कि चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब चेंज कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है, डेल L, तो ये आपके पास डेल L अपॉन में एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, L थी, क्लियर है। अब ये आपके पास होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम फॉर्मूला, अब इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दूं, सेकंड से डिवाइड कर दिया, देन आपके पास क्या बनेगा, देन यंग मॉडुलस जो बनेगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा, दैट इज mg अपॉन में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल L अपॉन में L। अब ये आपके पास यहां आ जाएगा, L ऊपर आ जाएगा, देन आपके पास क्या बन गया, देन बन गया दैट इज mgl अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू में डेल L। दिस इज नोन एज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो आपका ये तरीका हो जाएगा भाई, क्लियर है। अगर डायमेंशन की बात करता हूं वही फिर से, अगर इसकी वो बात करता हूं भाई, आपके पास एसआई यूनिट क्या होगी, तो स्ट्रेन तो होता ही नहीं है, सेम एज द स्ट्रेस, जो कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा हुआ है, जो कि पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करता हूं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें अभी निकाला, दैट इज m l-1 और t माइनस में 2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला। एक चीज और याद रखो, जिसका जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा, जिसका जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। कहने का मतलब यंग मॉडुलस ज्यादा है तो यंग मतलब उसका इलास्टिसिटी भी ज्यादा है। इसलिए सपोज कर, जैसे मैं आपके पास एग्जांपल बताता हूं कि स्टील हैव लार्जर यंग मॉडुलस देन द एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम होता है, मतलब कॉपर लगा लो, अगर कॉपर की बजाय स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, इसका मतलब वो इलास्टिक भी ज्यादा होगा, तो स्टील जो है वो आपके पास इलास्टिक होता चला जाएगा और कॉपर कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज तो मैं क्या बता रहा हूं, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि यंग मॉडुलस हैविंग लार्ज इलास्टिसिटी,
तो यंग मॉडुलस होता है वो उसके पास लार्ज इलास्टिसिटी रखता है। सेकंड में अगर आपके पास बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लेना, दैट इज स्टील जो है वो लार्जर इलास्टिक होगा देन कॉपर के अलावा भाई, ठीक है। सेकंड अगर मैं बताऊं कि आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉडुलस की इलास्टिसिटी घटती चली जाएगी। क्लियर है? तो क्या होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी विल बी डिक्रीज, तो इलास्टिसिटी क्या होती चली जाएगी, जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जाओगे उतना ही इलास्टिसिटी कम होता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल आपने लिया है। ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता, ना एरिया पे डिपेंड करता, ना ब्रेड्थ पे डिपेंड करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये आपके पास है भाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है, अगर मान लिया सपोज कर लो परफेक्टली रिजिड का मतलब अगर वो इंक्रीज हुआ ही नहीं लेंथ में, कहने का मतलब कि डेल एल की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ गई, परफेक्टली क्या है आपके पास रिजिड बॉडी है, तो डेल एल की अगर 0 आ गई, तो डेल एल की 0 होगी तो यंग मॉडुलस क्या बन गया, कुछ भी mgl अपॉन में ये सारा 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी द इन्फिनिटी। तो अगर रिजिड बॉडी है तो उसका यंग मॉडुलस आपके पास हमेशा क्या रहेगा भाई, इन्फिनिटी। क्लियर है? सेकंड आएगा हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो करते हैं आप। सेकंड आपके पास आता है भाई, क्या बताया, दैट इज द बल्क मॉडुलस। तो सेकंड आपके पास बता रहा हूं, दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या बता रहा हूं, सेम वही रहेगा। इलास्टिसिटी मैंने क्या पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो अब यहाँ पे बल्क का मतलब क्या है, जो हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज लगाते हैं। सपोज कर लेते हैं आपके पास क्या कि भाई हमने पढ़ाया हुआ है, जो आपके पास जो करा रहा हूं, तो ये आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम V मान लिया, आपने इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो मेरे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है दैट इज डेल V। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना बच गया, V माइनस में डेल V आपके पास जो बच गया, एक वॉल्यूम बच गया। क्लियर है? क्योंकि ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में लगता है। चलो जी, अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या किया भाई, कि आपने कोई भी एक सरफेस मान लिया जो कि मतलब कोई भी परफेक्टली आपके पास इलास्टिक है, मतलब ठीक है, उसके ऊपर आपने जैसे ही उसको किया तो वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ किस में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ। ये आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज द उसमें भाई जो हमने पढ़ा था बल्क, उसमें पढ़ा था दैट इज स्ट्रेन में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करना है, तो बल्क अब इलास्टिसिटी क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज द स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस होगा दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन कौन सा, जो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम। कहने का मतलब वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम चेंज हुआ है टू द एक्चुअल वॉल्यूम का। ठीक है, अब यहां से आपके पास ये होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको सोल्व करता हूं भाई, फिर से वही नॉर्मल स्ट्रेस को अगर मैं लिखता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वही मेरे पास एक तरह का पाई आर स्क्वायर। तो एरिया मेरे पास हो गया दैट इज द पाई आर स्क्वायर। तो दूसरी टर्म में आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अब मेरे को क्या करना है, स्ट्रेन कौन सा, जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको दूसरी टर्म में बोल सकता हूं भाई क्या, ये आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको आप क्या करेंगे, जो चेंज इन द वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल V अपॉन में V। तो डेल V यहाँ पे और एक्चुअल का V ऊपर, तो आपके पास क्या बन गया, फोर्स इनटू में वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू में डेल V। तो ये आपके पास क्या बन गया, दैट इज द बल्क मॉडुलस। SI यूनिट की बात करेगा, सेम से किसके लगेगी, स्ट्रेस की, दैट इज आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया है तो पास्कल भी बोल सकता हूं, दूसरे टर्म में पास्कल भी बोल सकता हूं, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? और इसके अलावा अगर सीरियस करूंगा तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया बल्क मॉडुलस। अगर उसकी डायमेंशन की बात करूंगा तो m l-1 t-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब एक बल्क मॉडुलस के साथ में एक चीज आपके पास और बताई, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। अब यहां पे लिख देता हूं इसको, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी जिसको भाई के से लिखता हूं, किससे लिखता हूं, दैट इज के। तो कंप्रेसिबिलिटी बताई जो कि के होता है, वो क्या बताया, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। अगर बल्क मॉडुलस का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी। दैट इज मैं यहां पे लिखूं कि b इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू में 1/b। तो ये आपके पास कंप्रेसिबिलिटी होगा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी की एसआई यूनिट पूछ सकता है, तो बल्क मॉडुलस की हमने क्या करी, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन तो हो जाएगा पर में, और आपके पास मीटर स्क्वायर पॉजिटिव, दैट इज पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीजीएस में करूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज डाइन पर डाइन और सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास हो जाएगा इसका कंप्रेसिबिलिटी का। चलो अब सेम वही टर्म भाई कि अगर मेरे पास, मैं वही चीज बताता हूं कि क्या, कि जो बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस आपके पास तीनों, मतलब जो बल्क मॉडुलस होगा वो तीनों पे लग सकता है, सॉलिड पे, लिक्विड पे और गैस पे। तो बल्क मॉडुलस होता है जो सॉलिड का होता है वो मच लार्जर देन लिक्विड, मतलब जो लार्जर होता है किससे होता है, लिक्विड का। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो बल्क मॉडुलस होता है लिक्विड का इज मच लार्जर, मतलब मच लार्जर देन द गैसेस। तो वो उससे किससे ज्यादा होगा, कहने का मतलब मैं बताऊं कि सॉलिड का तो ग्रेटर देन हो गया किससे भाई, आपके पास लिक्विड से, और लिक्विड का मच ग्रेटर देन हो गया किससे, गैसेस। तो ये आपके पास एक टर्म है। तो सॉलिड का बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा गैसेस से, तो ये आपके पास होता है, दैट इज द बल्क मॉडुलस। दूसरी चीज सेम वही चीज है कि आपके पास अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है, मैं सेम से दोबारा टॉपिक बता रहा हूं क्या, कि परफेक्टली अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी, देन आपके पास चाहे वो आप बल्क मॉडुलस ले लो, या दूसरी टर्म में जो हमने कराया था लॉन्गिट्यूडनल, जो हमने किया था भाई अभी किया था, दैट इज द बल्क मॉडुलस, और आपके पास यंग मॉडुलस, दोनों में इन्फिनिटी रहेगा परफेक्टली। उसके लिए परफेक्टली अगर रिजिड बॉडी है तो बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि डेल वी है वो क्या हो जाएगा, चेंज, तो डेल वी चेंज हो जाएगा, तो आपके पास ये डेल वी हो गया, ये सारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब सब कुछ इन्फिनिटी। अच्छा एक चीज और देखो, अब यहाँ पे तो हमने किया पॉजिटिव टर्म में, बट आपके पास जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, अगर आपने कुछ कंप्रेस किया तो वॉल्यूम घटा है, तो वॉल्यूम घटा है तो मतलब वो साइन कैसा हुआ, माइनस का। मतलब माइनस का मतलब वो साइन आप कैसा यूज कर रहे हैं, दैट इज माइनस का। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, सेम एज किसकी तरह आएगा, यंग मॉडुलस की तरह। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे लोग जो आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किया है उसको माइनस करो, क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो माइनस हुआ है, क्योंकि कंप्रेस हुआ है, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज माइनस। तो ये सारा टर्म माइनस का, और ये आपके पास टर्म बचेगा, दैट इज द माइनस। तो आप ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको अगर लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक तरह का यंग मॉडुलस आ गया तो सेम एज इट इज इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास माइनस का टर्म हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम में जो डिक्रीज आएगा वो मैंने किससे नोट कर लिया भाई, माइनस से। कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडनल आपके पास अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक लिखता हूं तो माइनस का डेल वी अपॉन में वी से आपने नोट करेंगे। क्लियर, तो ये आपके पास दैट इज द बल्क मॉडुलस। अब नेक्स्ट है आपके पास दैट इज द, जैसे आपने यंग मॉडुलस पढ़ लिया, बल्क मॉडुलस, अब आता है सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी वो पढ़ेंगे। अब आपके पास अभी लास्ट दैट इज द सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको भी जी से डिनोट करता हूं, किससे डिनोट करता हूं, जी से। क्लियर है, अब सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब जो हमारे पास क्या हुआ था, सीरिंग स्ट्रेस हुआ था, मतलब सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में सीरिंग जो स्ट्रेन हुआ था। तो कहने का मतलब मैं अब इलास्टिसिटी को क्या लिख सकता हूं, ये लिखता हूं दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में जो आपके पास सीरिंग स्ट्रेन हुआ था। अब सीरिंग स्ट्रेन कैसे किया था कि उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं रहेगा, बस शेप में आपके पास थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। दैट इज हमने किया था, ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मानी थी, अब उसके हिसाब से हमने क्या किया था, ये आपके पास कोई चेंज हो गया, कोई एंगल थीटा से चेंज हो गया, तो इसी टाइप से आपके पास आउटसाइडर निकलेगा, दैट इज ये कोई आपके पास एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमने सीरीज स्ट्रेन किया था। अगर ये आपके पास एक्चुअल लेंथ है और ये आपके पास डिक्रीज इन द लेंथ या फिर इंक्रीज इन द लेंथ हुआ, तो ये आपके पास इस तरीके से, तो ये होता है आपके पास सीरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस दोबारा कर सकता हूं, तो आपके पास सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करूंगा तो यह हो गया आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन में, इसको करूंगा तो डेल एल अपॉन में एल, कहने का मतलब ये जो थीटा है ना भाई वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज डेल एल अपॉन में एल के बराबर आ जाएगा, जो चेंज हुआ है, तो ये होता है सीरिंग स्ट्रेन। ठीक है सॉरी। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, अब एरिया आपके पास वही रहेगा, अब मेरे पास चेंज करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज आपके पास हो गया एफ एल अपॉन में एरिया इनटू में डेल एल, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज द सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर।
अब सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास हमने पढ़ा, दैट इज द डेल एल अपॉन में एल। अब भाई एक्चुअल में अगर मैं सीरिंग मॉडुलस होता है तो आपको किससे डिफाइन कर सकता हूं, जो कि मैं बता रहा हूं जी से। एसआई यूनिट की बात करूंगा तो सेम वही फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या दूसरे यूनिट में करूंगा पास्कल, और सीजीएस में करूंगा तो डाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करता हूं तो m l-1 और t-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड, अब एक मैं क्या बता रहा हूं कि सीरिंग मॉडुलस जो होता है और यंग मॉडुलस के बीच में एक रिलेशन बताया, क्या रिलेशन ये बताया कि सीरिंग मॉडुलस इज इक्वल टू में यंग मॉडुलस का हमेशा थर्ड पार्ट, ये जो सीरिंग मॉडुलस रहेगा इलास्टिसिटी का, यंग मॉडुलस का ऑलवेज 1/3 रहेगा, दैट इज द सीरिंग मॉडुलस। अब दूसरी चीज, आइडियल अगर आपके पास लिक्विड है, मैं क्या कह रहा हूं कि आइडियल लिक्विड है तो लिक्विड के लिए आपके पास सीरिंग मॉडुलस जो है वो ऑलवेज 0 रहेगा भाई, कभी भी चेंज नहीं होगा लिक्विड के लिए। क्लियर, क्योंकि वो वॉल्यूम जाएगा कहां, मतलब जैसे आप कंप्रेस करोगे किसी भी चीज को तो वॉल्यूम उसके, मतलब जो पानी का वॉल्यूम हो तो उसके अंदर ही रहेगा, तो ये आपके पास दैट इज द सीरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ इन दिस वीडियो वी क्लियर विद द टॉपिक ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी with their types, that is the young modulus, bulk modulus and searing modulus of elasticity. If you have any problem in this video, then you can comment in the comment section. Thank you for watching us. Also like, share and subscribe. Thank you.